गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोटा की इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है नागरिकता। और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह चैनल आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो सबसे पहले जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नागरिकता को। तो नागरिकता को समझने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहले देखते हैं राज्य शब्द को कि राज्य है क्या। राज्य चार मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। मूल तत्व का अर्थ यह है कि इनमें से यदि एक का भी अभाव हो जाता है तो राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम। तो चार मूल तत्व कौन कौन से हैं? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सबसे पहले समझते हैं भूमि को। तो भूमि क्या है? तो यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप लोग जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एवं आपको भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार भी पता होगा। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है। एवं देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक इसका विस्तार है। तो भारत की स्थिति एक फिक्स है कि भारत का इतना क्षेत्रफल है एवं भारत की स्थिति अक्षांशीय में देशांतरीय में निम्नलिखित है। तो यदि इसको हम आपसे कहें कि भारत का क्षेत्रफल यदि 0 हो जाए तो क्या भारत की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब भूमि नहीं रहेगी तो जनसंख्या कहां पर निवास करेगी। तो हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण तत्व को समझा, भूमि को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या को। तो संबंधित भूमि पर जनसंख्या का निवास करना भी आवश्यक है, क्योंकि भूमि तो जंगल की भी है। तो क्या उसको राज्य मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उस पर जनसंख्या निवास नहीं कर रही है। तो जनसंख्या किसी राज्य के निर्माण में किस प्रकार से सहायक है? तो आप देखते हैं कई परिवारों के मिलने से ग्रामों का उदय होता है, कई ग्रामों के मिलने से एक तहसील बनती है, कई तहसीलों के मिलने से एक जिला बनता है, एवं कई जिलों के मिलने से एक प्रांत बनता है और कई प्रांतों के मिलने से एक राज्य का निर्माण होता है। तो भारत एक राज्य के रूप में है। तो हम समझ सकते हैं कि यदि परिवार ही नहीं होगा तो क्या राज्य की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के निर्माण में। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जनसंख्या के अभाव में राज्य की कल्पना भी करना मुश्किल है। तो इसके बाद जो तीसरा तत्व है यह है सरकार। तो सरकार को समझते हैं, किसी निश्चित भूमि पर जो जनसंख्या रह रही है उसके शासन प्रशासन करने के लिए एक सरकार का होना भी बहुत आवश्यक है। और सरकार भी कैसी होनी चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए। संप्रभु का क्या तात्पर्य है? तो संप्रभु का तात्पर्य है कि वह अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, अर्थात कि वह किसी भी राज्य द्वारा थोपे गए नियम एवं कानून को मानने के लिए बाध्यकारी ना हो। तो सरकार भी कैसे होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। तो चार हम लोगों ने जो तत्व देखे हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, अर्थात कि हम लोगों ने राज्य को एक बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। इसमें हम लोगों को एक तत्व मिला है, कौन सा? जनसंख्या। तो जनसंख्या भी किसी राज्य में दो प्रकार की हो सकती है। वह जनसंख्या कौन कौन सी है? तो या तो उस देश में नागरिक होंगे या विदेशी व्यक्ति होंगे। तो नागरिक को हम समझ सकते हैं कि जो उस संबंधित देश में व्यक्ति निवास कर रहे हैं और उसी देश के हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नागरिक। एवं विदेशी व्यक्ति जो अन्य किसी देश के हैं और उस देश में निवास कर रहे हैं, तो वह कौन से व्यक्ति कहलाएंगे? विदेशी व्यक्ति कहलाएंगे। अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में यदि कोई अमेरिका का व्यक्ति निवास कर रहा है तो वह कौन सा व्यक्ति कहलाएगा? विदेशी व्यक्ति कहलाएगा। और हम लोग निवास कर रहे हैं, हम लोग कैसे कहलाएंगे? तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो विदेशी व्यक्ति भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है विदेशी मित्र
और सेकेंड है विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र को ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के जिसके साथ सकारात्मक संबंध हो, अर्थात कि बहुत अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे देश के निवासियों को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशी मित्र। एवं ऐसे देश जिनके साथ भारत के संबंध नकारात्मक चल रहे हों, तो ऐसे देश के नागरिक क्या कहलाएंगे, विदेशी शत्रु कहलाएंगे। जो विदेशी शत्रु होते हैं उनको भारत में पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्हें अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से स्वतंत्रता नहीं है। हम लोगों ने विदेशी व्यक्तियों को भी अच्छी तरीके से समझा। अब देखते हैं नागरिक को। तो जो उस देश में परमानेंट निवासी हैं, उसी देश के नागरिक हैं, निश्चित है उनको कुछ सुविधाएं बेहतर ढंग से दी गई होंगी। तो राज्य क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है नागरिकों को, तो राज्य नागरिकों की सामाजिक, क्या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास में वृद्धि करने के लिए सभी समुचित माहौल बनाकर देता है। कैसा माहौल बनाकर देता है, समुचित माहौल बनाकर देता है। किस लिए, उस व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक वृद्धि के लिए। जब व्यक्ति की विकास में वृद्धि होगी तो निश्चित है देश का भी विकास होगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं। इसको समझ सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, कौन कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। जो अनुच्छेद 15 और 16 हैं, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति से राज्य कोई विभेद नहीं करेगा, अर्थात सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। परंतु ये विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। एवं अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको, तो अनुच्छेद 19 आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अर्थात कि आपको बोलने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी संघ बना सकते हैं, अर्थात कि कहीं पर भी संघ बनाकर आप सम्मेलन कर सकते हैं, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, अर्थात आपको बहुत सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत दी गई हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये भारतीय नागरिकों के लिए ही है। अनुच्छेद 29 और 30 जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित हैं, यह भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए भी है, यह भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। इसके अलावा देखते हैं भारत में कुछ ऐसे पद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। वह कौन कौन से हैं, तो जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, एवं हाई कोर्ट के जो जज हुए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हुए, इसके अलावा महान्यायवादी है, सीएजी है, और ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक पद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपको मतदान करने की भी इजाजत है, अर्थात कि आपको मतदान का अधिकार दिया गया है, जो कि अमीर एवं गरीब की खाई को भरने का प्रयास करता है। अर्थात कह सकते हैं कि एक अमीर का भी एक ही मत होगा एवं एक गरीब का भी एक ही मत होगा। तो आपको मत डालने का भी अधिकार प्राप्त है। एवं भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं, आप कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, अर्थात कि यदि आप उस पद के लिए योग्य हैं तो आप उस पद तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों ने एक विस्तृत जानकारी ली राज्य एवं नागरिक से संबंधित। एक प्रश्न हमारे यहाँ पे छूट रहा है कि नागरिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि नागरिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था। किसने, अरस्तु। अरस्तु किसके गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे। यह विश्व विजय का सपना लेकर निकला था, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित बहुत सारी बातों को देखा, और अब हम नागरिकता का भारतीय संविधान में कहां पर क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में अच्छी तरीके से देखते हैं।
यदि बात की जाए संवैधानिक प्रावधान क्या है नागरिकता का हमारे भारतीय संविधान में, तो संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान तो भारतीय संविधान के भाग 2 में, कहां पर, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, कहां, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित वर्णन किया गया है। कहां पर, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में किस तरह की नागरिकता है, तो भारत में एकहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का प्रावधान हम लोगों ने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया है, तो ब्रिटेन। इसका आंसर क्या बनेगा, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। एकहरी नागरिकता को समझते हैं कि इसके लिए माना कि केंद्र है या भारत है। भारत कई राज्यों में बटा हुआ है। देखते हैं कि 28 राज्य हैं एवं 8 यूटी हैं, अर्थात कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर राज्यों के लिए कोई नागरिकता नहीं लेनी होती है। आपको सिर्फ नागरिकता कहाँ की लेनी होती है, भारत के नागरिक हो, ना कि आप किसी राज्य के नागरिक हो। आप किसी भी राज्य में जाकर निवास कर सकते हो, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में माना कि ये केंद्र है और यह राज्य है, तो आपको राज्यों की अलग से नागरिकता लेनी होगी और केंद्र की अलग से नागरिकता लेनी होगी। तो आशा करता हूं आप इस चीज को समझ चुके होंगे। और इसके बाद देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या क्या वर्णित है। अनुच्छेद 5 में देखते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अर्थात कि संविधान जब लागू हुआ था तो क्या नागरिकता का प्रावधान किया गया था, किन लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। तो इसमें 3 बातों को कहा गया है कि नागरिक हम किसको मानेंगे। तो संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद यदि आपका जन्म भारत में होता है तो आप किस देश के निवासी होंगे, आप भारत के निवासी होंगे। सेकेंड है कि आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है परंतु आपके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो भी आप किस देश के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो है इसमें है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से यदि आप भारत में निवास कर रहे हैं तो भी आप किस देश के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। इनमें हम लोगों ने 3 प्रावधान को देखा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 6 को। अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10, 11 को हम लोग बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं देखेंगे क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न बनते भी नहीं है। आपको यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता देगी, लेकिन वही वीडियो आपके लिए कोई काम की नहीं है क्योंकि जितना पूछा जाता है यदि हम उतना पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। और यही हमारी स्मार्ट स्टडी कहलाती है कि हमको जितना पूछा जाए पेपर में सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 6 संबंधित है कि पाकिस्तान से जो नागरिक भारत आए थे, पाकिस्तान से जो नागरिक भारत आए थे उनके संबंध में नागरिकता का क्या प्रावधान है, यह अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि भारत से जो नागरिक पाकिस्तान को गए थे उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 यह बताता है कि जो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक हैं उनकी नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान है। पता हमें किस अनुच्छेद से चलता है, तो अनुच्छेद 8 से पता चलता है कि जो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक हैं उनकी नागरिकता का क्या प्रावधान है। इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 9 को। अनुच्छेद 9 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि आप किसी अन्य देश के नागरिक बन जाते हैं तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 10 को। अनुच्छेद 10 बताता है कि यदि आपको भारत का नागरिक बनना है तो इसके लिए आपको विधि द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए ही आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये नहीं है कि आप अनुचित तरीके से भारत के नागरिक बन जाएं, आपको विधि का पालन करना ही होगा। इसके अलावा एक मोस्ट अनुच्छेद है जो आपके एग्जाम से बार बार पूछा भी जाता है, अनुच्छेद 11।
अनुच्छेद 11 कहता है यदि नागरिकता से संबंधित कोई भी परिवर्तन करना है तो यह परिवर्तन करने की शक्ति किसको दी गई है? भारतीय संसद को। भारतीय संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह भारत की जो नागरिकता है उससे संबंधित कोई भी परिवर्तन कर सकती है। तो इसके अलावा भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई विस्तृत व्याख्या नहीं थी, तो चूंकि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के संबंध में बहुत सारे प्रावधान कर सकती है, तो एक संशोधन लाया गया। उस संशोधन को देखते हैं हम। भारतीय नागरिकता अधिनियम क्या था? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम लाया गया। क्या नाम है उस अधिनियम का? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो जब अधिनियम लाया गया है, कोई विस्तृत व्याख्या नहीं थी, तो निश्चित है इसके माध्यम से नागरिकता की व्याख्या की गई होगी कि भारत की नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है एवं भारत की नागरिकता किस तरीके से अंत की जा सकती है। तो देखते हैं भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किस तरीके से हो सकती है। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति। तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथे नंबर का है देशीकरण से एवं 5वें नंबर का है अर्जित भूभाग से। अर्जित भूभाग से। तो समझते हैं जन्म से नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो शुरुआत में भारतीय संविधान में लिखा गया था कि जब भारतीय संविधान लागू हो उसके बाद से यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। परंतु इससे संबंधित दोष बाद में हमें प्रकट होने लगे, क्योंकि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और चाइना से बहुत सारे घुसपैठिए भारत में इसी माध्यम से घुसने लगे और भारत में आतंक फैलाने लगे। तो इसके लिए एक संशोधन अधिनियम लाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इसमें कहा गया कि यदि माता या पिता में से, क्या कहा गया? माता या पिता में से यदि कोई भारत का नागरिक है तभी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात कि यदि आपका जन्म भारत में होता है और आपके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो आप भी किस देश के नागरिक हो जाओगे? भारत के नागरिक हो जाओगे। इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? यदि विदेशी राजनयिकों के बच्चों का जन्म भारत में होता है तो राजनयिकों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसके बाद देखते हैं वंश से। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है कि माना कि एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं कि आपके माता पिता ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए जाते हैं और आपका वहां पे जन्म हो जाता है, तो आप किस देश के नागरिक माने जाओगे? ऑस्ट्रेलिया के माने जाओगे या भारत के माने जाओगे? निश्चित है कि आप भारत के नागरिक माने जाओगे। क्यों माने जाओगे? क्योंकि आपके माता या पिता में से कोई भी एक यदि भारत का नागरिक है तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जन्म कहां पर हुआ है। तो आशा करता हूं कि आप इन दोनों को आसानी से समझ चुके होंगे। तीसरा देखते हैं पंजीकरण से। पहले इसकी न्यूनतम रहने की, अर्थात कि भारत में न्यूनतम निवास करने की अवधि 6 माह थी, जिसको बढ़ाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है कि यदि पंजीकरण से आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो न्यूनतम आपको 5 वर्ष भारत में बिताने होंगे। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आप अमेरिका या किसी अन्य देश में निवास करते हैं और वहीं की आप किसी भी लेडी से शादी कर लेते हैं तो उसको नागरिकता किस माध्यम से मिलेगी? तो पंजीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता मिलेगी। और कब मिलेगी? कम से कम उसको भारत में 5 वर्ष निवास करना होगा, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा देखते हैं देशीकरण से।
देशीकरण से क्या तात्पर्य है? तो विदेशों के भारत में रहने वाले नागरिक, बहुत सारे नागरिक विदेशों के हैं जो भारत में रह रहे हैं, यदि वह भारत का नागरिक बनना चाहें तो भारत में उन्हें कम से कम 10 वर्ष तक निवास करना होगा। कितना? भारत में कम से कम 10 वर्ष तक उन्हें निवास करना होगा, तब इसके बाद उन्हें देशीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अर्जित भूभाग। तो इसको समझते हैं कि अर्जित भूभाग क्या है। माना कि भारत ने किसी क्षेत्र पर आक्रमण किया या कोई भी क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है, तो जो क्षेत्र भारत का नहीं है वो भारत में मिलना चाहता है या भारत ने आक्रमण के द्वारा जीता है, तो भारत में किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया जाएगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया गया कोई भी क्षेत्र भारत का हो जाता है और उस क्षेत्र में कुछ जनसंख्या भी निवास करती है, तो वह जनसंख्या स्वतः ही भारत की नागरिक बन जाएगी। यदि कोई अर्जित क्षेत्र भारत ग्रहण करता है तो उसमें जो जनसंख्या रहती है वह स्वतः ही भारत की जनसंख्या मानी जाएगी, अर्थात कि भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। तो इसके 3 प्रकार बताए गए हैं नागरिकता की समाप्ति। तो इसको देखते हैं 3 प्रकार में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है, यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, तो आप उसी देश के नागरिक हो जाओगे। सेकेंड है कि यदि आपने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया है स्वतः ही, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सेकेंड कह सकते हैं परित्याग करने पर। और तीसरा है, यदि देश ने आपको नागरिकता से वंचित कर दिया हो, अर्थात जब देश या राज्य आपको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दे, तब भी आपकी क्या है, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि नागरिक क्यों आपको वंचित करेगा? यदि आप काल के समय जिस देश से हमारा युद्ध हो रहा है आप उसकी सहायता कर रहे हैं, तो आप विदेशी शत्रु की सहायता कर रहे हैं, तो निश्चित है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप भारत से 7 वर्ष तक बिना बताए हुए अन्य देश में निवास करते हैं, तब भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एवं यदि आप भारत से कोई फॉल्ट करके भागे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं जो विजय माल्या और नीरव मोदी भागे थे भारत से, तो उनकी नागरिकता अब समाप्त कर दी गई है। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जब भारत आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। तो आशा करता हूं कि नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से संशोधन किए गए हैं भारतीय नागरिकता के संबंध में। तो सबसे पहला संशोधन इसमें हुआ था 1955 वाले में। 1986 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था। इसके बाद इसमें पहला परिवर्तन देखने को मिलता है 1986 में। इसके बाद 1992 में परिवर्तन किया गया, 2003 में परिवर्तन किया गया, इसके बाद 2005 में परिवर्तन किया गया, इसके बाद 2015 में परिवर्तन किया गया, और एक अभी नवीनतम परिवर्तन देखने को मिलता है कल 2019 में। इसके तहत बहुत ही ज्यादा इसका विरोध हुआ था और बहुत सारे दंगे भी हुए थे। तो हमारे पेपर्स में प्रश्न बनता है कि अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार। कितनी बार? टोटल 6 बार अभी तक परिवर्तन किया जा चुका है। तो जो 2019 में परिवर्तन हुआ था यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि 3 मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं। 3 मुस्लिम बहुसंख्यक देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान है एवं बांग्लादेश। इन तीनों देशों से यदि कोई भी नागरिक जो अल्पसंख्यक है, तंग होकर या परेशान होकर उस देश से भाग गया है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और किन किन अल्पसंख्यकों को दी जाएगी? कौन कौन से ऐसे जो समुदाय हैं जिन्हें नागरिकता दी गई है? तो ऐसे 6 समुदाय हैं। कौन कौन से समुदाय हैं वो 6? इनको देखते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध,
पारसी, ईसाई और सिख। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से या मुस्लिम बाहुल्य देशों से भारत में आ गए हैं, तो इनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इनके लिए भी एक कंडीशन रखी गई है कि कब तक इनको आना चाहिए था। 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी नागरिक भारत में आए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते वह हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई और सिख किसी भी एक समुदाय का होना चाहिए, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपके एग्जाम्स में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो इस लेक्चर से बाहर जा सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।